हेलो फ्रेंड्स, तो हम शुरू करेंगे आज रीट का ईवीएस का नोट्स। जो प्राइमरी लेवल है ना, उस लेवल के लिए सारा का सारा सब कुछ इसमें आ जाएगा इस एक नोट्स में ही। ठीक है, तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली यूनिट है परिवार। ठीक है, परिवार का परिचय देखिए कि परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमस यानी फैमिली होती ना, FAMILY फैमिली। फैमिली की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द फैमिली वर्ड की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द के फैमुलस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नौकर या समूह। ठीक है, परिवार का अर्थ वह स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है, उसे परिवार कहते हैं। ठीक है, परिवार की परिभाषा देखो। अगस्त कॉम्पटे ने परिवार के बारे में क्या बोला है? परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, ये किसने कहा है? अगस्त कॉम्पटे ने। प्लेटो ने क्या कहा है? परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। और CH कुले ने कहा है परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति की नर्सरी या पोषक गृह कहा जाता है। अब इसको याद कैसे रखना है वो देखिए, आप अपना भी दिमाग लगाइए और हम भी अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो अगस्त कॉम्पटे का पहले देखते हैं कि परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई है। तो समाज SBAS बेस। देखो, जो अगस्त कॉम्पटे आधार, देखो कॉम्पटे से कब याद रख लो और कब का आधार। ठीक है, ये ऐसे मान लो। ठीक है, तो परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई है। प्लेटो ने क्या बोला है? परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। ठीक है, देखो प्लेट के ऊपर आप जो चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, कुछ भी जो चाहो वो आप रख सकते हो। तो प्लेट के ऊपर जो कुछ पहला रखा जाएगा, यानी कि पहली प्रायोरिटी क्या होगी? हम किसी मेहमान को कुछ देने जाएंगे, मतलब हम मेहमान को चाय, मान लो मेहमान को चाय देने जाएंगे, तो सबसे पहले चाय कप में डालेंगे और कप के बाद इसको रखें किस पर? प्लेट पर रखेंगे। ठीक है, यानी कि किसी पर्सन को देने से पहले ना उसको प्लेट पर रख के देंगे। ठीक है, यही कायदा होता है। तो बस यही है कि आधार मतलब प्रथम पाठशाला है। जब ऐसा कुछ आ जाए ना तो प्लेट के ऊपर चाय। ओके। CH कुले, परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति की नर्सरी या पोषक गृह कहा जाता है। प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव, CH कुले, मानव स्वभाव। देखो इसमें सा का कई बार हुआ है। देखो इसमें भी सा निकल रहा है, इसमें भी सी निकल रहा और इसमें भी सी निकल रहा। ठीक है, तो समूह, स्वभाव, नर्सरी, पोषक, इसमें यानी कि ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा सा है ना तो वो एक ही हो सकता है, CH कुले, यानी कि 3 ट्रिपल सी देख लो। परिवार की विशेषताएं, समाज की आधारभूत इकाई है। ठीक है, बालक की प्रथम पाठशाला, ये भी ठीक है। सब आधारभूत इकाई है, किसने कहा है? अरस्तु ने। और बालक की प्रथम पाठशाला किसने कहा है? प्लेटो ने। समान आवास, समान भोजन एवं सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग। समान आवास, समान भोजन एवं सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग रीट 2017 में आया था कि परिवार की विशेषताएं बताइए। तो उसमें आता है समान आवास, समान भोजन, सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग परिवार की विशेषता है। सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा होना। ठीक है, बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी माता पिता संरक्षक की होती है। विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण, रक्त संबंधों का अनिवार्य होना जरूरी नहीं है। बच्चों की भी अपना तो भाव होता है परिवार की विशेषताओं में।
परिवार के प्रकार देखिए, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते एकल परिवार कहलाता है, और ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनकी विवाहित संतानें निवास करती संयुक्त परिवार कहलाता है। परिवारों का विघटन देखो, स्वतंत्र रहने की इच्छा, उच्च शिक्षा का होना, निर्धनता या बेरोजगारी का होना, परिवार की आर्थिक स्थिति का निम्न होना, परिवारों का विघटन होता है। आपसी संबंध, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, फूफा फूफी, बुआ फूफा, फूफा फूफी नहीं, बुआ फूफा। सामाजिक बुराइयां देखो, समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कार्य सामाजिक बुराइयां कहलाती हैं। सामाजिक बुराइयों में बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज, चोरी, धूम्रपान, ठीक है, ये सब सामाजिक बुराइयां हैं। बाल श्रम देखो, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 को लागू हुआ था, जिसमें कि बालक जोखिम भरे कामों में हिस्सा नहीं लेगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लागू हुआ, यानी कि बाल विवाह नहीं होंगे, यानी बाल विवाह प्रतिबंधित है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, यानी कि दहेज प्रथा है ना, दहेज नहीं दिया जाएगा, 1961 में ये बात की गई। चोरी IPC धारा 378 से 462 तक। और धूम्रपान नशाखोरी निषेध अधिनियम 2008 में ये आया। तो अब फिर से देख लो, बाल श्रम 1986, ठीक है, और बाल विवाह 2006 में प्रतिबंधित किया गया, और धूम्रपान नशाखोरी 2008 में, दहेज प्रथा 1961 में, और चोरी 378 से 462 IPC धारा। बाल श्रम, सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों को कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष तक, और कारखाना अधिनियम 1948 में 15 वर्ष तक, खान अधिनियम 1952 में 18 वर्ष तक प्रतिबंधित है। बाल श्रम के कारण, जनसंख्या में वृद्धि होना, निर्धनता या बेरोजगारी का होना, माता पिता के द्वारा बच्चों का विद्यालय नहीं भेजना, सस्ता श्रम, बच्चों का शोषण आसानी से किया जाना, और निरक्षरता बाल श्रम के कारण है। बाल श्रम के दुष्परिणाम, बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध होते हैं, शिक्षा का स्तर निम्न हो जाता है, वयस्कों हेतु रोजगार के अवसरों में कमी आती है। बाल श्रम उन्मूलन या कम हेतु उपाय, बाल श्रम को कैसे कम किया जाए? तो पहला एक संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 24, 21 से और 39E। तो 24 अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम आयु के बच्चों का कार्य करवाना निषेध है। अनुच्छेद 21(1) में कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और अनुच्छेद 39E, किसी भी मनुष्य, पुरुष या महिला को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उनकी आयु के अनुसार ना हो। ठीक है, ये है संवैधानिक उपचार। कानूनी प्रावधान, 1979 में गुरुपद स्वामी समिति बनाई गई। इसकी सिफारिश से 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया। इसके उल्लंघन करने में 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सज़ा दी जाएगी। 2016 में यह सज़ा 6 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के लिए कर दी गई है। कौन से? 1979 में गुरुपद स्वामी समिति बनाई गई थी। ठीक है। सरकारी नीतियाँ, 14 अगस्त 1987 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बाल श्रम निषेध नीति 1987 लाए। विभिन्न संस्थाएं, विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। अब विश्व स्तर पर देखो, यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। पहले देखो यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ की ये फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी और गठन हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1949 को भारत इसका सदस्य बना था। यूनिसेफ के बारे में है कि 11 दिसंबर 1946 यूनिसेफ की स्थापना हुई और यह है न्यूयॉर्क में, और 1946 में क्या है, 1946 में इंडिया इसमें शामिल हुआ।
ठीक है। अब राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये रिट 2017 में आया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन का प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर 1949 में किया गया। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर 1994 नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 2017 में आया है 26 सितंबर 1994। राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 23 फरवरी 2010 को हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम राजस्थान के एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो राजस्थान एग्ज़ाम देने के लिए राजस्थान का बाल अधिकार संरक्षण आयोग पढ़ेंगे। तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 23 फरवरी 2010 को हुआ है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 23 फरवरी 2010 राज्य स्तर पर। बाल विवाह देखते हैं। बाल विवाह का अर्थ सरकार द्वारा निर्धारित विवाह योग्य न्यूनतम आयु से कम आयु में विवाह किया जाना बाल विवाह कहलाता है। वर्तमान में विवाह की आयु कितनी है? लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष। बाल विवाह के कारण माता पिता द्वारा बेटियों की शादी को बोझ समझा जाना और शिक्षा का अभाव। ठीक है, परिवार की आर्थिक स्थिति का निम्न होना, रूढ़िवादी परंपराओं का होना और बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक न होना, ये बाल विवाह होने के परिणाम होते हैं। अगर बाई चांस इनमें से अगर परंपरा पर आधारित नहीं होगे या पहले से जानते हो कि बाल विवाह होने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम आती हैं तो बाल विवाह करोगे तो। बाल विवाह के दुष्परिणाम देखो। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास न हो पाना, शिक्षा से वंचित रह पाना, लड़कियों का स्वास्थ्य ठीक न रहना, बाल विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाली संतानों का अस्वस्थ होना, सर्वश्रेष्ठ परिवार का निर्माण न होना, जनसंख्या में वृद्धि होना। बाल विवाह निवारण हेतु सरकारी उपाय। शारदा एक्ट 1929 को लाया गया था। हरिविलास शारदा ने 1 अप्रैल 1930 में एक्ट बनवाया। इसमें 3 संशोधन हुए थे, 1949, 78 और 2006। 1978 में विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष थी, जो बाद में 2006 में 21 वर्ष और 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। शारदा एक्ट कब बना? क्वेश्चन आ सकता है, शारदा एक्ट कब बना? तो शारदा एक्ट 1929 में बना। ठीक है, शारदा एक्ट 1929 बना और हरिविलास शारदा ने 1 अप्रैल 1930 में, देखो शारदा एक्ट आया था 1929 को और बना कब? 1 अप्रैल 1930, यानी कि लागू हो गया 1 अप्रैल 1930 को। इसमें 3 संशोधन हुए थे, 1994, 78 और 2006। ठीक है, 1978 में आयु की गई 18, 14 और 2006 में की गई है 21, 18। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से देख लो। 1929 में शारदा एक्ट आया और 1 अप्रैल 1930 को लागू कर दिया गया। 3 संशोधन हुए, 49, 78 और 2006। 78 में आयु थी 18, 14। 2006 में आयु है 21, 18। 2006 में नया कानून बनाया गया जिसका नाम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बनाया। 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। उसके उल्लंघन करने पर 2 वर्ष सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम, यानी कि 2006 में जब 21, 18 की गई तो उस ये तो मतलब किसी व्यक्ति की आयु की एज, मतलब किसी 2 पर्सन, लड़का और लड़की की एज हो गई 2006 में, और अगर बाई चांस कोई इससे 2006 में बताया गया कि आप लड़के की
जब तक उम्र 21 साल नहीं हो जाती और लड़के की उम्र 18 साल नहीं हो जाती तब तक आप उन दोनों का विवाह नहीं करवा सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपने ऐसा कदम उठाया तो एक नया कानून बनाया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसमें 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है। बाल विवाह के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वाधिक विवाद अक्षय तृतीय है, अरवा तीज, अरवा बीज। भारत का प्रथम लिखित एवं अप्रमाणित बाल विवाह हर्षवर्धन के काल में देखने को मिलता है। उसने अपनी छोटी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह बर्मन के साथ कराया था। उसी समय उसकी आयु 12 वर्ष थी। सर्वाधिक विवाद अक्षय तृतीय, अरवा बीज हुआ है। भारत का प्रथम लिखित और प्रमाणिक बाल विवाह। भारत का प्रथम लिखित एवं प्रमाणित बाल विवाह हर्षवर्धन के काल में देखने को मिलता है। उसने अपनी छोटी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह बर्मन के साथ कराया था। उस समय उसकी आयु 12 वर्ष थी। सर्वाधिक बाल विवाह बिहार में है, अनुसूचित जाति व जनजाति में, SC/ST के बीच। ठीक है। यानी सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हो रहे हैं? बिहार में। न्यूनतम बाल विवाह हिमाचल प्रदेश में। दहेज प्रथा के बारे में देखें। दहेज का अर्थ वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए जो चल और अचल संपत्ति ली जाती है उसे दहेज कहते हैं। शर्त है विवाह से पूर्व, विवाह के दौरान या विवाह के पश्चात। दहेज निवारण हेतु कानूनी प्रावधान। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को मंजूरी दी गई थी। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में 20 मई 1961 को मिली तथा यह 1 जुलाई 1961 को लागू हो गई। इसके उल्लंघन करने पर 5 साल की सज़ा, 1500 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। यानी कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 को मंजूरी दी गई और 20 मई 1961 को मंजूरी मिली। ठीक है। 1 जुलाई 1961, अब मई, जून, जुलाई, यानी कि 1 जुलाई 1961 को लागू कर दिया गया। इसका उल्लंघन में 5 साल की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माना। दहेज के लिए IPC एक्ट 1860 में प्रावधान है कि धारा 348, 398A, 304B और 406। तो 398 उत्पीड़न के लिए 3 वर्ष का प्रावधान है। 304 में 7 वर्षों के अंतर्गत मृत्यु पर वर्ष की सज़ा, मृत्यु पर या वर्ष की सज़ा, तलाक होने पर संपत्ति को लौटाया जाएगा, उल्लंघन करने पर 3 साल की सज़ा। देश के लिए IPC 1860 में प्रावधान। अब देखते हैं चोरी, संपत्ति के विरुद्ध अधिकार, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। चोरी का अर्थ किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना सहमति या स्वतंत्रता द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, उसे चोरी कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना सहमति या स्वतंत्रता द्वारा अपने पास रख लिया जाता है तो उसे चोरी कहते हैं। चोरी के लिए प्रावधान है IPC की धारा 378 से 462 तक। 378 में चोरी है और 390 में डकैती। धूम्रपान एवं नशाखोरी। देखो, धूम्रपान एवं नशाखोरी। सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 को 2 अक्टूबर 2008 को लागू किया गया था। एक्ट था 2008 और मतलब लागू किया गया 2 अक्टूबर 2008। इसके उल्लंघन पर 200 रुपये का जुर्माना प्रावधान है। यानी कि आप सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो आप 2008 के एक्ट के खिलाफ काम कर रहे हो, जो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2008 को, यानी कि महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 के अनुसार प्रत्येक धूम्रपान कंपनी को 85% पैकेट पर एक विचित्र प्रकार का चित्र। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में। ठीक है। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में प्रत्येक धूम्रपान कंपनी को 85% पैकेट पर एक विचित्र प्रकार के चित्र का प्रयोग करना होगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये लिखकर। नारकोटिक्स ब्यूरो, जो नारकोटिक डिपार्टमेंट क्या करता है, इसका जांच पड़ताल करना होता है। इसका गठन 1986 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का मुख्यालय नई दिल्ली में है और गठन हुआ था 1986 में। नाडा, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी,
ठीक है। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह राष्ट्रीय स्तर पर होती है। इसका मुख्यतः खिलाड़ियों के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। अब कोई और होंगे, तब कोई और थे जब ये नोट्स बना। ठीक है, आप इसको दोबारा से आपको देखना पड़ेगा। वाडा के बारे में देखो, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका गठन 10 नवंबर 1999 में किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। मुख्यतः खिलाड़ियों के लिए इसका मुख्यालय कनाडा में है। अब देखो इसमें नाडा और वाडा को, ठीक है, कब बना? 24 नवंबर 2005। और वाडा कब बना? 10 नवंबर 1999। ठीक है, नाडा वाडा। देखो, नाडा है नेशनल लेवल पर और वाडा है वर्ल्ड लेवल पर। वर्ल्ड लेवल पर मुख्यालय है कनाडा और नेशनल लेवल पर मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, तो दोनों ही राष्ट्रीय खेलों के लिए हैं। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। WHO की स्थापना कब हुई? 1948 में, 7 अप्रैल 1948। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई और विश्व नशा मुक्ति दिवस 26 जून। इसमें से ये वाला एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 31 मई। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व तंबाकू दिवस 31 मई, विश्व नशा मुक्ति दिवस 26 जून। अब आप याद कैसे रखोगे, ये भी देख लो। स्वास्थ्य है, सा है ना, तो सा से सेवन हो गया, सा से सेवन हो गया। ठीक है, नशा मुक्ति दिवस यानी कि मुक्ति है ना, माँ है तो माँ के बाद एन आएगा। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा बहुत देख लोगे। उसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण नशीले पदार्थ तंबाकू और अफीम को। तंबाकू में निकोटियम टेबेटम निकोटीन निकलता है। और अफीम में काला सोना पौधा है, पोपी नामक पौधे से अफीम निकलता है, जिसको काला सोना कहते हैं। पैथेडीन, नशीले पदार्थ की लत को दूर करने के लिए पैथेडीन नामक एक पदार्थ है जिसको खिलाया जाता है इंसान को, जिससे कि नशीले पदार्थ की जो लत है ना वो दूर हो जाए। पैथेडीन। वस्त्र एवं आवास देखते हैं। वस्त्र और आवास। वस्त्र ऋतुओं के आधार पर, राज्य के आधार पर वस्त्रों का रख रखाव। आवास, मनुष्यों के आवास होते हैं, जीव जंतुओं के आवास होते हैं। मनुष्य के आवास जातियों के आधार पर आवासीय की स्वच्छता और आवास निर्माण सामग्री। वस्त्र देखते हैं, ऋतुओं के आधार पर वस्त्र। गर्मी के वस्त्र हल्के रंग के और सूती वस्त्र होते हैं। सर्दी के वस्त्र गहरे रंग के और ऊनी तथा रेशमी वस्त्र होते हैं। वर्षा के वस्त्र रेशम एवं नायलॉन के होते हैं। ठीक है, राज्यों के आधार पर जम्मू और कश्मीर के वस्त्र। फिर पुरुष व महिला। तरंगा महिला सिर का वस्त्र। बुर्गा महिला पहनती है। पठानी सूट पुरुष पहनते हैं। कसावा पुरुष व महिला, यानी कसावा में वही लाल टोपी पहनती हैं जम्मू कश्मीर। फिर पुरुष व महिला दोनों पहनते हैं। तिरंगा महिला सिर का वस्त्र होता है। लद्दाख के वस्त्र, कुंठोफा महिला पहनती हैं और गोचा पुरुष गले में पहनता है। गोचा, जिसका अंगोछा बोलते हैं, वहाँ पर गोचा बोला जाता है। और कुंठोफा महिलाएं पहनती हैं। हिमाचल प्रदेश में लोनचारी महिलाएं पहनती हैं। राहंदे महिलाएं सिर पे बांधती है। तेपांग पुरुषों की टोपी है। गच्छांग पुरुषों का कमर पर बांधते हैं। सुथान पुरुष का पैजामा है। कीरा है महिला कमर पर बेल्ट। रेगोया पुरुष ऊनी कोट। और होजुक महिला। ये आपके लिए थोड़ा नया होगा क्योंकि ज़्यादातर ये वस्त्र को पहनना कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लो। लोनचारी महिलाएं पहनती हैं। राहंदे महिलाएं सिर पर। तेपांग पुरुषों की टोपी है। गच्छांग पुरुष जो कमर बांधता है। सुथान पुरुष का पैजामा है। कीरा है महिला कमर पर बेल्ट। और रेगोया है पुरुष ऊनी कोट। होजूक है महिलाएं पहनती हैं होजूक। केरल राज्य में मुंडू या नेरियाथू पुरुष पहनते हैं और मुंडू में नेरियाथूम महिलाएं पहनती हैं।
मिजोरम राज्य में पुआन पुरुष पहनते हैं, पुआनचेई महिलाएं पहनती हैं, लुकुम या जापी टोपी होती है। नागालैंड राज्य के वस्त्र हैं किल्ट, काले रंग का वस्त्र होता है, लुंगपेंसु गहरे नीले रंग का होता है। असम में मितु पुरुष पहनते हैं, मोगा महिला पहनते हैं, और रिनसासो पुरुष गले में स्कार्फ, रिनसासो बोलते हैं। जो असम में जो पुरुष होते हैं गले में स्कार्फ डालते हैं उसको रिनसासो बोलते हैं। झारखंड राज्य के हैं भागवान पुरुष पहनते हैं, पांचिया परहान महिलाएं पहनती हैं। अरुणाचल प्रदेश मुकाक पुरुष पहनते हैं, मुकाई महिलाएं पहनती हैं। त्रिपुरा राज्य की वस्त्र है रिकुटू गमछा पुरुष और रिगनाई महिलाएं। पंजाब में फुलकारी सोल सरारा लोंछा महिला पहनती है, टांबा तहमत पुरुष की धोती होती है। लक्षद्वीप राज्य के वस्त्र कांची महिलाएं पहनती है, थाटम महिला सर्प बांधती है। मणिपुर राज्य के हैं खामेन चापटा पुरुष की धोती होती है, फेनेक महिलाएं पहनती हैं। ठीक है। सिक्किम राज्य के वस्त्र हैं थोकरो डुम पुरुष पहनते हैं और डुम महिलाएं पहनती हैं। गुजरात राज्य के वस्त्र हैं कफानी या फरहान पुरुष, आवाया कांजरी महिलाएं। मेघालय राज्य के वस्त्र हैं डक मांडा महिला कमर बांधती है, और जैन सेम महिलाएं। बाद में पहने जाने वाले अन्य वस्त्र नवाबा वारी 9 गज की साड़ी महाराष्ट्र व गोवा में चलती है, 9 गज की साड़ी। दो तारा पुरुष कर्नाटक धोती है, पूर्ण भाजू महिला गोवा में पहनती है। लंगा बोनी दक्षिण भारत की नव युवतियों के द्वारा पहने जाने वाला है, लंगा बोनी। तिमियाक पुरुष टुंड्रा प्रदेश में पहनते हैं, तिमियाक। वस्त्रों का रखरखाव, वस्त्रों की धुलाई, वस्त्रों का प्रेस और वस्त्रों की सुरक्षा। अब देखते हैं आवास के बारे में देखते हैं। बिल में कौन कौन रहता है? सांप रहते हैं, चूहा रहता है, खरगोश रहता है, चींटी और गोयरा। देखो सांप हमको पता है, चूहा भी पता है, खरगोश भी पता है, चींटी भी पता है, गोयरा और याद कर लो वो बिल में रहता है। घोंसला चिड़िया का घोंसला, कबूतर और बुलबुल इंद्र का। गुफा शेर, लोमड़ी, भालू। पेड़ की शाखा है बंदर, चील, कौवा। घर छिपकली का होता है, कुत्ते का और बिजली का। छत्ता मधुमक्खी या ततैया का। जल मछली या मेढक। बाड़ा है छप्पर, गाय, बकरी, भेड़। अस्तबल में घोड़ा रहता है। दड़वा मुर्गी, ये देख लो, दड़वा मुर्गी जाल मकड़ी का होता है। और मनुष्य का जातियों के आधार पर आवास, आवासों की स्वच्छता, आवास निर्माण सामग्री। अब यूनिट सेकंड देखो, अपने परिवेश के व्यवसाय। लघु एवं कुटीर उद्योग यानी 3 टाइप से बांटा गया है। अपने परिवेश के व्यवसाय और राज्य के प्रमुख उद्योग, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता है, सहकारी समितियाँ। दूसरे टाइम में पढ़ेंगे कि सार्वजनिक संस्थाएं, रोजगार नीतियाँ, विद्युत एवं जल अपव्यय। तीसरी में पंचायत, विधानसभा और संसद। ठीक है, यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कोपरा। ठीक है, कोपरा। ये देखो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को आया। ठीक है, जिसको बोलते हैं कोपरा, 1986। कोपरा है ना कि कोबरा, आप कर दो। इसका परिचय, आवश्यकता के कारण, उपभोक्ता के अधिकार, विभिन्न परिभाषा, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, इनके बारे में देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पहले परिचय देखो। 5 दिसंबर 1986 को उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु संसद में एक बिल पारित किया गया और 24 दिसंबर 1986 को इसे मंजूरी दे दी गई। इस कारण प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आता है कि जो उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और उपभोक्ता दिवस जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये बिल पारित कब किया गया? 5 दिसंबर 1986 को। ठीक, और इसे लागू कब किया गया? 24 दिसंबर 1986 को। देखो 5 दिसंबर से 24 दिसंबर को 1986 दोनों ही है, 1986
यानी कि 24 दिसंबर को पारित किया गया, 24 दिसंबर को मंजूरी दे दी गई, यानी 5 दिसंबर को पारित किया, 24 दिसंबर को मंजूरी दे दी गई। और 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता संरक्षण राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह बिल कानून भारत में 15 अप्रैल 1987 में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, यानी कि भारत में 15 अप्रैल 1987 को यह बिल लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर कब आया? 31/10/2019 को लागू हुआ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब कहाँ लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर बताएंगे। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। देखो, जो हम लाए वो है 24 दिसंबर 1986, लेकिन जो विश्व उपभोक्ता दिवस है वो है 15 मार्च को। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको ध्यान रखनी होगी। नेशनल ऑफ बर्ड ये बर्ड की बात की गई है, तो आप ऐसे बना दो 15 मार्च। बहुत छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ओके, ये क्वेश्चन तीसरा है। अधिनियम की आवश्यकताओं के कारण, मतलब ये जो 1986 को जो एक्ट आया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, क्यों लाया गया? उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए, सरकार को समय समय पर परामर्श देने के लिए, उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए, उपभोक्ताओं को बाजार का राजा बनाने हेतु। राजस्थान की कला एवं संस्कृति देखेंगे अभी, ये जो है ना, इसके बाद में यह राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, ठीक है, ये सब हो गया। उपभोक्ताओं के अधिकार देखते हैं। प्रतिपादक और जनक जॉन एफ कैनेडी 15 मार्च 1963 को जनक थे उपभोक्ताओं के अधिकार के। ठीक है, धारा है धारा 6 में उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए हैं। जॉन एफ कैनेडी ने 15 मार्च 1963 में इसका प्रतिपादन किया और इसके जनक बन गए, उपभोक्ताओं के अधिकार के जनक जॉन एफ कैनेडी। इसमें धारा 6 है, उपभोक्ताओं के 6 अधिकार दिए गए हैं और वर्तमान में ये अधिकार बढ़कर 8 हो गए हैं। तो इन पहले तो 6 अधिकारों को पढ़ेंगे। सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, चयन का अधिकार और प्रतिफल का अधिकार। अब जो 2 नए जुड़े हैं, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य वितरण का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये जुड़ा है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। उपभोक्ताओं के अधिकार, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि उपभोक्ताओं के अधिकार के जनक किसके कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जॉन एफ कैनेडी। उपभोक्ताओं के अधिकार का जनक कब, तो ये उपभोक्ताओं के अधिकार कब आए? 15 मार्च 1963 को। उपभोक्ताओं के अधिकार में कितनी धाराएं हैं? तो अब धाराएं 8। अगर पूछा जाए कि 1963 में उपभोक्ताओं के अधिकार की कितनी धाराएं थीं, तो हम कहेंगे धारा 6। जो 2 धाराएं बड़ी हैं वो धाराएं कौन कौन सी हैं? शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य वातावरण का अधिकार। विभिन्न परिभाषाएं देखेंगे। समुचित प्रयोगशाला, धारा 2(1) में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिली है। समुचित प्रयोगशाला, माल के दोषों का पता लगाना। शिकायतकर्ता, धारा 2(b) में 5 व्यक्ति शामिल। शिकायत, धारा नंबर 2 में MRP से अधिक मूल्यों पर बेचने पर या घटिया माल बेचने पर धारा 2 लगेगी। उपभोक्ता, धारा 2(d) मात्रक का उपभोक्ता या सेवा का उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद है। उद्देश्य, सरकार को सलाह या परामर्श देना। स्तर 3 स्तर है, केंद्र, राज्य, जिला। केंद्र में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण, राज्य उपभोक्ता संरक्षण, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक अर्ध न्यायिक कानून है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक अर्ध न्यायिक कानून है। 15 अप्रैल 1987 को 26 मई 1988। ठीक है,
आधार केंद्रीय उपभोक्ता परिषद संरक्षण परिषद। और पहले केंद्रीय इसको देख लेते हैं। धारा है 4A। इस तरह केंद्र स्तर केंद्र सरकार के द्वारा, और सदस्य हैं 150 और अध्यक्ष हैं केंद्रीय उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री रामविलास पासवान। अब कोई और होगा, लेकिन 1987 में कोई और थे, रामविलास पासवान थे। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है। ठीक है, और कोई नियंत्रण नहीं करेगा। सभा वर्ष में एक कम से कम एक बार तो होनी ही है, और कार्य 3 वर्ष तक चलेगा। ठीक है, अब आते हैं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ये कब बनी? 26 मई 1988। और केंद्र उपभोक्ता संरक्षण परिषद 15 अप्रैल 1987, यानी 1 साल बाद। धारा देखो, धारा केंद्र वाले मामले में धारा है 4A और राज्य वाले मामले में 7A। केंद्र स्तर पर जांच होती है और इसकी होती है राज्य स्तर पर। गठन केंद्र सरकार द्वारा, इसका राज्य सरकार द्वारा। इसमें सदस्य 150 और इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। और राज्य उपभोक्ता मामलों में रमेश चंद्र मीणा। ठीक है, रमेश चंद्र मीणा इसके अध्यक्ष थे राज्य उपभोक्ता मामले में 1988 में। और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, देखो जो केंद्र सरकार वाला है ना, उसका नियंत्रण कोई नहीं करेगा, लेकिन जो राज्य सरकार वाला है ना, वो उसका संरक्षण केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद करेगी। और केंद्र वाले मामले में कम से कम 9 वर्ष में कम से कम 1 बार सभा होनी है, और इसमें कम से कम 2 वर्ष सभा होनी है। 9 नहीं, यानी कि वर्ष में कम से कम 1 बार और वर्ष में कम से कम 2 बार। और कार्यकाल इसका भी 3 ही वर्ष है, यानी कि इन तीनों का केंद्र, राज्य और क्षेत्र या जो भी है जिला, इसका कार्यकाल 3 वर्ष ही है। जिला उपभोक्ता संरक्षण धारा है 8, देखो 4, 7, 8। जिला स्तर पर जिला सरकार द्वारा निर्धारित होती है। अधिकतम 10 हो सकती है, यानी कि सदस्य पहले केंद्र में 150 और राज्य में 10 और जिला में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी। अध्यक्ष संबंधित जिले का न्यायाधीश या कलेक्टर। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नियंत्रण, यानी कि इस पर नियंत्रण राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नियंत्रण होगा, और कम से कम 2 वर्ष में सभाएं होनी है, और इसका भी कार्यकाल 3 वर्ष है। उपभोक्ता विवाद निवारण मंच कार्य उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करेगा। स्तर 3 होंगे, उल्लेख धारा 9 में है। इसका 4 में, 7 में, 8 में। ठीक है, अब देखो मंच 3 है ना, उन 3 मंचों को देखो। धारा जिला मंच में 9A, राज्य मंच में 9B और राष्ट्रीय आयोग 9C, यानी ABC। स्तर जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर। गठन राज्य सरकार के द्वारा होगा, इसका भी राज्य सरकार के द्वारा होगा, और राष्ट्रीय आयोग केंद्र सरकार के द्वारा। और जिला मंच में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, और राज्य आयोग में 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, और राष्ट्रीय आयोग में 1 सदस्य 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, यानी इसमें टोटल 5 होंगे। इसमें बराबर 3-3। जिला न्यायाधीश जिला वाले में होगा, और राज्य में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और राष्ट्रीय में केंद्र वाला सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। और जिला स्तर पर 5 वर्ष में या 65 वर्ष का कार्यकाल होगा। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पूरी हो जाएगी, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और राज्य स्तर पर 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु, और इसमें 70 वर्ष की आयु। 5 वर्ष 70 वर्ष, 65, 67, 70। आर्थिक क्षेत्र का 20 लाख तक, वर्तमान में 1 करोड़ तक है, और 20 लाख से 1 करोड़ तक, अब 1 से 10 करोड़ तक है। 1 करोड़ से अधिक नियंत्रण राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। परिश्रमिक राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपील कर सकते हैं राज्य आयोग में समय कम से कम 30 दिन में, और राष्ट्रीय आयोग में 30 दिन में, और उच्चतम न्यायालय में 30 दिन में। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शिकायत दर्ज करवाने की अवधि 2 वर्ष। 6 प्रतिलिपियों में शिकायत दर्ज होगी। निपटारे करने की अवधि है सामान्य परिस्थितियों में 90 दिन लगेंगे, और विशेष परिस्थितियों में 150 दिन। ठीक है। सहकारी समिति
सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियों का अर्थ, सहकारी समितियों का इतिहास, सहकारी समितियों की विशेषताएँ, सहकारी समितियों के प्रकार, इन सब के बारे में हम देखेंगे। जो सहकारी समितियाँ उनके बारे में। तो देखो, सहकारी समितियों का अर्थ, कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती है। सहकारी समितियाँ कहलाती हैं। कम से कम 10 व्यक्तियों द्वारा गठित की जाती है। सहकारी समिति कम से कम 10 व्यक्तियों के द्वारा गठित की जाएगी और इसका ये एक विशेष पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। सहकारी समितियों की विशेषताएँ, यह कम से कम 10 व्यक्तियों का समूह है। इनका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। स्वैच्छिक संस्था या खुली सदस्यता है। इनका एक नारा होता है, एक सबके लिए, सबके लिए एक। सहकारी समितियों की का नारा। मूल सिद्धांत है सदस्यों द्वारा संचालित कार्यक्रम। ध्वज सतरंगी। पंजीयन कराना अनिवार्य है। राज्य सूची का विशेष 97 संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों का हुआ है। राज्य सूची का विषय है। सहकारी समितियाँ राज्य सूची का विषय है, जो कब ऐड हुआ है? 97 संविधान संशोधन 2011। लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। सभी सदस्यों का समान मताधिकार। जांच पड़ताल सब। सहकारी समितियों का इतिहास। जनक है रॉबर्ट ओवेन। बाद में कानून बनाना 1904 में भारतीय दुर्भिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश। संघ सूची में 1919 में और राज्य सूची में 2012 में ऐड है। यानी संघ सूची में 1919 में ऐड है और राज्य सूची में 2012 में। बाद में कानून 2004 में राष्ट्रीय दुर्भिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश बनाया है। सहकारी समितियों का इतिहास। जनक है इंग्लैंड। ठीक है, पहली बार में आपको तो ये मान लो कि आपने पहले तो पढ़ा नहीं कभी। ठीक है, तो और ये चीज़ें किसी ने ना पढ़ा है ना आपने पढ़ी हैं, तो आपको एक बार तो इसको अच्छे से देखना होगा। उसके बाद आपको कम से कम 2 या 3 बार इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बस अब है तो है, पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब सहकारी समितियों के प्रकार देखते हैं। साख सहकारी समिति। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड 27 मार्च 1967 में। राजस्थान राज्य आवासन सहकारी लिमिटेड 1970। राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी समिति लिमिटेड 1960। राजस्थान राज्य उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति लिमिटेड 26 नवंबर 1957। ठीक है, अब देखो, राज्य उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति 1957, मुद्रालय 60, आवास 70 और उपभोक्ता सहकारी समिति 1968। देखो, सहकारी समिति संघ लिमिटेड, आवासन 70 हो गया, मुद्रालय 60 हो गया, उत्पादन 57 हो गया, उपभोक्ता सहकारी समिति 1968 में हो गया। ये हैं 5 प्रकार, 1 2 3 4 5 सहकारी समिति के 5 प्रकार हैं। ठीक है, साख सहकारी समिति के बारे में पढ़ते हैं। उद्देश्य, कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध करवाना साख सहकारी समिति का उद्देश्य है। और सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। सहायक संस्था है सहकारी बैंक, जिसे जो अल्पकालीन ऋण देती है और मध्यकालीन ऋण देती है। और भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण देती है। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना 12 जुलाई 1982 में 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये आई है। ठीक है, सिफारिश शिविरमन समिति की सिफारिश पर इस नाबार्ड का गठन किया गया। नाबार्ड का गठन देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6वीं अनुसूची, मतलब 6वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 6 सब 6वीं पंचवर्षीय योजना। और इस मुख्यालय मुंबई। कार्य कृषि एवं ग्रामीण विकास वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है इसका कार्य। अब विशेषता असंवैधानिक है। वैधानिक नाबार्ड एक्ट 1981 में, पहले संवैधानिक था फिर वैधानिक हुआ। नाबार्ड एक्ट 1981 में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार। स्थापना हुई 100 करोड़ से, 50 करोड़ सरकार के और 50 करोड़ रिजर्व बैंक के होते थे। वर्तमान में भारत सरकार की ने इसे खरीद लिया है नाबार्ड को। अब ये पूरी तरह से भारत सरकार की है। सहकारी बैंक कार्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। अल्पकालीन 1 से मतलब 1 वर्ष के लिए या मध्यकालीन 1 से 5 वर्ष के लिए।
स्तर 3 स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्रामीण स्तर। ठीक है, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक अन्य नाम है। राज्य स्तर पर है 14 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ राज्य स्तर में। और ग्रामीण स्तर में प्राथमिक शाखा सहकारी बैंक कार्य अल्पकालीन ऋण के लिए राज्य में प्रथम 1905 में भिनाय अजमेर में हुआ था। राजस्थान में प्रथम 1905 में भिनाय में बनी थी। कुल संख्या है नाबार्ड की 31। प्रतापगढ़ व धौलपुर में नहीं है। मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ और धौलपुर में सहकारी समिति यानी कि ये नाबार्ड जो भी है सहकारी समिति बैंक है तो हम कहेंगे नहीं है। सहकारी बैंक किसके लिए ऋण देती है? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। सहकारी बैंक के कितने स्तर हैं? राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्रामीण स्तर। ठीक है, और पूछा जाएगा कि सहकारी बैंक अजमेर में कब खुली? तो 1910 में। ठीक है, भूमि विकास बैंक के बारे में देखते हैं। कार्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना 5 से 20 वर्ष के लिए। स्तर 2 है राज्य स्तर, जिला स्तर। राज्य स्तर पर देखते हैं इसका कार्य नाबार्ड और जिला स्तर की भूमि विकास बैंक के मध्यस्थ की भूमिका निभाने राजस्थान में इसकी स्थापना 19 मार्च 1957 में की गई थी। इसका राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, इसका नाम है राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक। ठीक है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है और प्रत्येक राज्य में एक होती है। जिला स्तर पर इसका नाम प्राथमिक भूमि विकास बैंक होता है। कार्य दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना प्रथम 1924 में अजमेर में खुली थी। कुल हैं 36। अजमेर, जोधपुर, गंगानगर में 2 हैं। ठीक है भाई, बैंक ऑफ नाबार्ड भूमि विकास बैंक, इसका नाम है राजस्थान भूमि विकास बैंक। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड स्थापना हुई थी 27 मार्च 1967 को। मुख्यालय जयपुर और कार्य करता है राज्य में रहने वाले उपभोक्ताओं को उनकी जरूरतमंद चीज़ें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। विशेषता है अन्नपूर्णा भंडार, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पूछा जाता है अन्नपूर्णा भंडार योजना कहाँ है? तो राजस्थान में लागू हुई थी 31 अक्टूबर 2015 को। राजस्थान राज्य आवासन सहकारी संघ लिमिटेड स्थापना 1970 में। मुख्यालय जयपुर में और कार्य करते हैं सदस्यों का आवासन की व्यवस्था करना है। राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड, मुद्रालय 1960 में। मुख्यालय जयपुर और कार्य सरकारी विभाग को दस्तावेज की प्रिंटिंग कराना। राजस्थान राज्य उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति ने 1957 में 26 नवंबर 1957। मुख्यालय जयपुर, इसका मुख्यालय जयपुर। कार्य करता है किसानों के द्वारा उत्पादित फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के आधार पर खरीदना तथा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा रियायती लोगों के पास पहुंचाना। पशु आहार उद्योग का निर्माण करना। कृषि संबंधी सेवाएं वस्तुएं उपलब्ध कराना। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं 3 उद्योगों का अर्थ। राजस्थान के प्रमुख उद्योग में हम पढ़ेंगे टॉपिक, देखो, उद्योगों का अर्थ, उद्योगों का वर्गीकरण और राजस्थान के उद्योग। उद्योगों का अर्थ, उद्योग वह इकाई होते हैं जो कच्चे माल को नियमित माल में प्रवेश कर देते हैं। उद्योग को व्यवसाय का एक भाग माना जाता है। उद्योग के अंतर्गत रूप से उपयोगिता का सृजन किया जाता है। उद्योग को भी द्वितीय क्षेत्र का भाग माना जाता है। इनकी उद्योगों को अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र का भाग माना जाता है। उद्योग का अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र। राजस्थान के प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग। नमक उद्योग है जयपुर में, कांच उद्योग धौलापुर में, सीमेंट उद्योग चित्तौड़ और चीनी उद्योग गंगानगर और सूती वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा। चीनी उद्योग गंगानगर काफ़ी फेमस है। उद्योगों का वर्गीकरण निवेश क्षमता के आधार पर। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्य उद्योग। अब सूक्ष्म उद्योग वह है उद्योग जिसमें प्लांट या मशीनरी के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का निवेश किया जाता है। जो सेवा क्षेत्र ये सब हैं, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार। और यदि सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए का निवेश किया जाए तो उसे सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा। देखो 25 लाख तक लघु उद्योग, देखते हैं सूक्ष्म उद्योग। सेवा क्षेत्र में अगर 10 लाख रुपए का निवेश करता है तो भी उसे सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा। लघु उद्योग देखते हैं वह उद्योग जिसमें प्लांट या मशीनरी के अंतर्गत 25 लाख या 5 करोड़ रुपए का निवेश किया जाए। और यदि सेवा क्षेत्र में 10 लाख से 2 करोड़ तक का निवेश किया जाए तो उसे लघु उद्योग कहेंगे।
यानी प्लांट लगाने के लिए 5 करोड़ तक और सेवा के लिए 2 करोड़ तक। मध्यम उद्योग वह उद्योग जिसमें प्लांट और मशीनरी के अंतर्गत 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का खर्च होता है और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ तक का निवेश होता है, तो मध्य उद्योग कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों देखो सार्वजनिक, निजी, मिश्रित। और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर कृषि आधारित, वन आधारित, समुद्र आधारित और खनिज आधारित। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। रेलवे के बाद सर्वाधिक मात्रा में रोजगार देने वाला उद्योग है। राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीन उद्योग है 3 क्षेत्रों में है, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में क्या करता है। सूती वस्त्र उद्योग कच्चा माल कपास होता है जो सर्वाधिक गंगानगर में पाया जाता है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास देखो। 1989 पहला सूती वस्त्र उद्योग दी कृष्णा मिल्स जियावर अजमेर निजी क्षेत्र में है। सेठ दामोदर दास राठी तथा डिक्सन कंपनी के सहयोग से स्थापना हुई थी 1889 में राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग। 1906 में देखो एडवर्ड मिल्स की स्थापना ब्यावर अजमेर में हुई है। एडवर्ड मिल्स की स्थापना यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। 1998 से उत्पादन कार्य बंद हो गया था। ठीक है, 1906 में खुला था, 98 में बंद हो गया था। 1965 में राजस्थान की कोऑपरेटिव मिल्स की स्थापना गुलाबपुर भीलवाड़ा में सहकारी क्षेत्र में की गई थी। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 6 सूती मिल्स कार्य करते थे। 1889, 1906, 1925। तो ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर, द कृष्णा मिल, द एडवर्ड मिल, द महालक्ष्मी मिल्स। और 1938 में भीलवाड़ा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। 1942 में पाली महाराज उम्मेद मिल्स सर्वाधिक उत्पादन। 1946 में गंगानगर सादुल्ला टेक्सटाइल कंपनी। नोट देखते हैं राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सन 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा राजस्थान के 3 मिल्स को अपने क्षेत्र में ले लिया गया। दी एडवर्ड मिल, दी महालक्ष्मी और विजय काम्पटन मिल्स। विजय काम्पटन मिल जो विजयनगर में अजमेर में है। 25 और उसके बाद फिर नोट देखो 1 अप्रैल 1993 को निजी एवं सहकारी क्षेत्र की मिलों का नियंत्रण एवं नियामन करने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग संघ लिमिटेड का गठन हुआ 1 अप्रैल 1893 को। वर्तमान में राजस्थान में 23 सूती वस्त्र उद्योग हैं। पहला निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। द एडवर्ड मिल्स 1965, महालक्ष्मी 1978 और विजय कॉटन मिल्स 1981। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।